नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना महीने भर पुरानी है, महीने डेढ़ महीने पुरानी है। प्रदेश है हरियाणा और जिला है रेवाड़ी। हुआ कुछ यूं कि 10 जून 2026 को रेवाड़ी के आसलवास गांव के पास से जाने वाली नहर में एक युवक का शव उतराता हुआ मिला। गांव वालों ने नोटिस किया, गांव वालों ने हल्ला मचाया, पुलिस आई और पुलिस ने उस शव को बाहर निकाला, फॉरेंसिक की टीम को बुलाया, प्राइमा फेसी देखने की कोशिश की कि ये किस तरह से क्या हत्या करके फेंकी गई है या दूसरी कोई बात है। युवक की एक स्कूटी उस नहर से जहाँ पर ये बॉडी मिली है उससे करीब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहर की पटरी पे ही झाड़ियों में पड़ी हुई मिली। थाने पर ही एक दिन पहले यानी 9 जून 2026 को एक गुमशुदगी लिखाई गई थी। गुमशुदगी में थाड़ी जड़थल का रहने वाला 21 वर्षीय मोनू के गायब होने की बात हुई थी। थाने पर परिजनों ने बताया था कि 8 तारीख को वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए जो अपने मायके में कसौली में रह रही थी उससे मिलने के लिए रात में 8 बजे के आसपास गया था। उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, उसका कुछ पता नहीं लग रहा था। ससुराल में बात की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ससुराल नहीं आया और पत्नी ने साफ मना किया कि मेरी कोई मुलाकात मोनू से नहीं हुई थी। पुलिस ने और घर वालों ने ये मान लिया उस समय कि शायद नशे में या किसी दूसरे कारण से ये एक्सीडेंट हुआ हो या किसी वजह से नहर के किनारे गया हो और वो नहर में गिर गया, उससे उसकी मौत हो गई। क्योंकि जाहिरा तौर पर कोई भी चोट उसके शरीर में, जब पंचायतनामे के लिए बाहर निकाली गई बॉडी तो जाहिरा तौर पे कोई चोट नहीं थी। इस बीच में गुमशुदगी लिखवाने वाले परिवार को थाने ने फौरन इत्तला की कि इस तरह से एक युवक का शव वहाँ मिला है, कृपा करके उसे देख लीजिए। सभी परिवार वाले दौड़ के वहाँ गए और उन्होंने पहचान की कि हाँ, ये वही लड़का है जिसकी गुमशुदगी हमने थाने पर लिखवाई थी। नाम था मोनू, उम्र थी 21 साल। खैर, पुलिस ने अपनी तमाम जो कार्रवाई होती है शुरुआती, पंचायतनामा किया, उसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी सील की और पोस्टमार्टम के लिए उसे भिजवा दिया। आसपास जो चीज़, जो उसकी स्कूटी मिल गई थोड़ी दूर पर, उसमें जो फिंगरप्रिंट्स थे, बाकी और अगर कोई फुटप्रिंट थे, जो फॉरेंसिक एविडेंस लिया जा सकता था, वो सारे फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए गए। उसके बाद पुलिस थाने पर चली गई और जो सब इंस्पेक्टर और बाकी लोग थे, जो सब इंस्पेक्टर और जो विवेचक थे, उन्होंने इसकी विवेचना शुरू की। खैर, ये पता लगा घर से ही कि 8 जून को पत्नी के फ़ोन पर वो उससे मिलने के लिए अपनी ससुराल गया था, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं लगा। गांव कसौली की तन्नू और ठाणी जड़थल के मोनू की 3 साल पहले शादी हुई थी। इसी साल 20 अप्रैल को तन्नू पहली बार, यानी 3 साल पहले जब हुई थी तो तन्नू पहली बार ससुराल आई थी और 3 दिन बाद वापस चली गई थी। दूसरी बार 1 मई को आई और 16 मई को वापस चली गई। यानी 3 साल में वो कुल 20 दिन ही अपने ससुराल में रही थी। 7 जून को उसे फिर वापस अपने ससुराल आना था। तन्नू ने अपने पति को यानी मोनू को फ़ोन करके ये बताया था कि अब की बार पैसे लेकर आना, तब हम तुम्हारे यहाँ चलेंगे। लेकिन 7 तारीख को मोनू को उसकी जहाँ वो एम्प्लॉय था उस कंपनी ने उसका वेतन नहीं मिल पाया था, लिहाजा वो 8 तारीख को वेतन मिलने के बाद मोनू ने सीएचसी से पैसे निकलवाए और शाम को स्कूटी लेकर तन्नू से मिलने के लिए निकल गया। इसके बाद वो वापस नहीं लौटा और फिर 9 जून को उसकी गुमशुदगी लिखवाई गई। 10 जून को उसकी बॉडी मिली आसलवास गांव के पास के नहर में। खैर, पुलिस ने
जो फ़ोन उसका बरामद हुआ था मोनू का, उसकी जब तहकीकात की तो बात कुछ समझ में आई। तो उसका उसकी पत्नी का एक प्रेमी था, उसका नाम सोनू था। उससे बार बार इसकी भी बात हो रही थी, और जब सोनू का मोबाइल निकलवाया गया, सीडीआर निकलवाई गई, तो उससे दिन दिन में कई कई कॉल पत्नी से, जो तन्नू पत्नी थी जो मोनू की, उससे उसकी बात का होना पाया गया। बहरहाल इसी बात के सिलसिले में हरिओम नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई, और तन्नू को भी महिला पुलिस के माध्यम से घर से थाने पर बुलवाया गया। तन्नू और हरिओम से अलग अलग बातचीत की गई, तब इस पूरे प्रकरण का राजफाश हुआ। टाइम जरूर लगा, लेकिन राजफाश हो गया। तन्नू ने बताया कि उसने मुन्ननवास के रहने वाले अपने प्रेमी सोनू के साथ मिलकर मोनू की हत्या की प्लानिंग बनाई थी। योजना के अनुसार उसने, चूंकि 7 को उसको जाना था, 7 को तनख्वाह मिली नहीं, लिहाजा वो 8 को रास्ते में गया। उसने पूरी प्लानिंग सेट कर दी, और मोनू को उसने फ़ोन से बुलाया। बीच में बार बार उससे बात करके उसकी लोकेशन लेती रही, और अपने प्रेमी सोनू को ये लोकेशन बताती रही। सोनू अपने दोनों दोस्तों हरिओम और अमन के साथ रास्ते में ही उसके आने का इंतज़ार करता रहा। जैसे ही वो आता हुआ दिखाई पड़ा, इन तीनों ने उसकी स्कूटी रोक ली, उसे पकड़ लिया, और उसके नाक और मुंह को तब तक दबाए रखा जब तक वो सफोकेट होके मर नहीं गया। इसीलिए उसके शरीर पर चोट के, यानी जाहिरा चोट के कोई निशान नहीं मिले थे। फिर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया है कि इसके श्वास को रोका गया है और सफोकेशन में इसकी जान चली गई है। 11 जून को परिजनों के को जो फ़ोन मिला, उसमें तन्नू के पति मोनू के साथ प्रेमी सोनू के जो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन रिकवर किए पुलिस में, उसी से पता लगा कि मोनू की पत्नी तन्नू से बहुत बार बात होती है, और 8 जून को कुल 39 बार उसने कॉल की थी मृतक मोनू ने, लेकिन सिर्फ एक बार 3 मिनट की बात हुई थी। हालांकि शुरुआत में तन्नू ने कह दिया, न मेरी कोई बात हुई, न मेरी कोई मुलाकात हुई, लेकिन जब इस फैक्ट्स के साथ उसको क्रॉस कराया गया, तब उसने माना कि हाँ, फ़ोन से बात हुई थी और मैंने कहा था कि तनख्वाह मिली कि नहीं मिली। उसने कहा नहीं मिली। बोले तनख्वाह लेके ही आना 8 तारीख को। और ये बात उसने अपने प्रेमी सोनू को बता दी, और वो 2 लोगों को अपने साथ लेकर, उसका पहले से ही उसने उसका इंतज़ाम कर रखा था कि ये जैसे ही आएगा, हम इसे मार के इसकी बॉडी को नहर में फेंक देंगे। लेकिन पुलिस भी थोड़ा उलझी, इसलिए क्योंकि चोट के कोई निशान थे नहीं। नहर के किनारे शव उतराता हुआ मिला था, और स्कूटी भी पास में पड़ी हुई थी। लेकिन अगर सीडीआर से मदद न मिली होती, सीडीआर से चीज़ें न खुली होती, तो इसका खुलना बड़ा मुश्किल था। तन्नू ने सोनू ने अपने दोस्त अमन और हरिओम को तैयार किया था, और वो खुद सोनू वो राजस्थान अपने मामा के घर जाकर बैठ गया था, और जानबूझकर इतनी कॉल इसने अपने रिश्तेदारियों में की थी ताकि कल को उसकी हत्या के बाद जब पुलिस ढूंढे तो उसे ये पता लगे कि नहीं, वो राजस्थान में था। अच्छा, और उसको ये कहा था कि तुम बार बार हमको फ़ोन से उसकी लोकेशन बताती रहना, और इसीलिए ससुराल से मायके के बीच में कम से कम 11 बार उसने लोकेशन पूछी होगी और सोनू को बताया होगा। सोनू ने तुरंत इस लोकेशन को अमन और हरिओम को वो बताता रहा, और फिर फाइनली उसकी हत्या हो गई। खैर, अमन 8वीं पास, सोनू और हरिओम 12वीं पास। अब आप देख लीजिए, लड़की ग्रेजुएट थी। बहरहाल ये सभी आरोपी, तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए, और गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, फिर वही किस्सा दोहराया गया।
मतलब तो मैं बता बता के परेशान हो गया हूँ कि शादी होकर आई, 3 साल में 20 दिन सिर्फ अपने ससुराल रही, बार बार भाग के मायके जाना, मायके में अपने प्रेमी के साथ लगातार बातचीत भी करना, लगातार उससे मिलना भी, और कई कई दिन तक ये दोनों घूमते रहे। लेकिन ये बेचारा पति, उसको इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसकी पत्नी का किसी से संबंध है, और शायद इसीलिए वो बार बार ससुराल वालों के बहुत दबाव के बाद भी वो ससुराल रुकती नहीं थी। मतलब वही होता है कि शादी तो हुई, पर मायका और मायके का प्रेमी वो उसका मोह नहीं छूट पाया, और हाथ में मोबाइल है, दूरियां कम हो जाती हैं, और मोबाइल ने तो जाने क्या क्या कर दिया, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये साजिश कर रही थी तन्नू, यानी मोनू की पत्नी, अपने प्रेमी के साथ मिलकर, तो उन लोगों ने तो वही ख्वाब देखा था कि इसको रास्ते से हटा देंगे, इसे मार देंगे, फिर हम दोनों आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैंने जितनी घटनाएं इस बीच की हैं कि जिन जिन महिलाओं ने अपने पति की हत्या इसलिए की कि वो प्रेमी के साथ आराम से मौज करेंगी, वो प्रेमी भी और वो पत्नी भी अलग अलग जेलों में लंबे समय से बंद ही हैं, ज़मानत भी नहीं हो पाई है। और अगर साल 2 साल 4 साल बाद ये ज़मानत पर बाहर भी आ जाएंगे तो समाज इनको कभी बात भी नहीं करने देगा, मिलने नहीं देगा, एक दूसरे को देखने नहीं देगा, और रास्ते भर में ताने मारेगा। जो वो सपने हैं, हत्या के बाद के देखे गए सपने, वो कभी पूरे हुए नहीं। 99% केसेस में ये सपने कभी पूरे नहीं हुए। अब ऐसा फैशन चल पड़ा है। मैंने अभी बताया था 2 दिन पहले अपने 1558 एपिसोड में रीवा की एक घटना मैंने बताई थी। रीवा में एक लड़के की, विपिन विपिन नाम था शायद उसका, विपिन की हत्या उसकी पत्नी और प्रेमी ने मिलकर कर दी थी, और उसका ऐसा गांव पे असर पड़ा। वैसे तो 2 साल से मेरठ की घटना से शुरू होने के बाद सब लगभग लेटेस्ट घटनाओं तक के बारे में जब पुलिस गई थी तो वहाँ के नवयुवकों ने बताया था, और तभी मैंने और पूरे गांव में जो लड़कों की औसत एज शादी की 20 साल हुआ करती थी रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में, वो अब धीरे धीरे बढ़कर 22-23 साल हो गई है। और लड़के यही कहते हैं कि शादी के बाद जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए शादी करने में डर लगता है, और वो लोग शादी के लिए जल्दी राजी भी नहीं हो रहे हैं। विपिन हत्याकांड के इसी एपिसोड में 1558 में मैंने एक संस्था, गुरुग्राम की एक एनजीओ है जिसका एकम न्याय फाउंडेशन नाम है, उसने 2026 की पहली छमाही की एक बड़ी अच्छी रिसर्च की है देश भर में उन्होंने जितनी भी अखबारों से या सोशल मीडिया से जितनी भी ऐसी सूचनाएं मिली हैं जिसमें पत्नियों ने प्रेमी के साथ मिलकर पतियों की हत्या की है, उसका पूरा डाटा इकट्ठा किया है। आप लोग भी इस एकम न्याय फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर ये डाटा और डाटा से रिलेटेड जो स्टडी की है उन लोगों ने, उसको आप ज़रूर पढ़िए और उसको आप ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए। इस फाउंडेशन की जो संस्थापक डायरेक्टर हैं दीपिका नारायण भारद्वाज, उन्होंने इस पूरे डाटा को जिस तरह से एक्सप्लेन किया है वो बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत चेतावनी भरा है। उसे ज़रूर समझना चाहिए, उसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसको भी समझिए। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। 2026 की पहली छमाही में यानी 30 जून तक कुल 554 मामले उन्होंने दर्ज किए हैं, जिसका डिटेल में घटनावार उसका विवरण भी दिया है, जिसमें 322 पतियों की हत्या पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की है, और 232 पतियों ने इन्हीं सब कारणों से आत्महत्याएं भी की हैं। बहुत ही ये डाटा बड़ा है और गंभीर है। उत्तर प्रदेश में ये स्थिति और भी बुरी है।
उत्तर प्रदेश में इसी 6 महीने में पतियों की कुल 93 हत्याएं हुई, यानी 93 पति अपनी पत्नी और प्रेमी के हाथों मारे गए हैं और 103 पतियों ने आत्महत्या की है। बाकी सारे प्रदेश इसके बाद आते हैं। इसके पीछे की जो इसका मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, ये सब भी उन्होंने इस साइट पर इसको कोट किया है। आप लोग भी इसे विज़िट करें, इसे देखें, समझने की कोशिश करें। हमें भी कमेंट में बताएं कि अब क्या किया जाए इसके लिए। मैं बहुत ढेर सारी राय इस सिलसिले में आपको दे चुका हूँ, बहुत ढेर सारी बातें बता चुका हूँ। अब इतनी घटनाएं हो गई, लगभग मैंने जो पिछले 6 महीने या 8 महीने में आपको जो घटनाएं बताई हैं, जिसमें पतियों की हत्या पत्नियों और प्रेमियों के ने मिलकर की है, आप ये समझ लें वो 60-65 के आसपास पूरे देश में जो भी इम्पॉर्टेंट इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इन सब पर मैंने एपिसोड बनाए हैं, सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए कि नया उम्र का बच्चा शादी करता है तो घर वालों के क्या क्या फ़र्ज़ हैं, वो लड़की के बारे में ज़रूर पता करें। उसके स्कूल से, उसके कॉलेज से, उसके साथियों से आपको सब पता लग जाएगा। अगर और इस बात को उससे पूछ लें, किसी को बेइज्जत करने का कोई इसका मतलब नहीं है। लड़का लड़की जब बात करें तो जब जो बातें सुनी गई हैं उसको एक बार वेरीफाई कर लें, पूछ लें, सीधे उससे पूछ लें। और लड़के का कहीं संबंध है तो लड़कियों का ये फ़र्ज़ है कि वो पूछें कि ऐसा सुना गया है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो कम से कम शादी के बाद ऐसा करने से पहले 10 बार ये पत्नियां सोचेंगी। लेकिन अब समय बदल गया, अब महिलाओं को आप अबला नहीं कह सकते। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, एक से एक निर्मम हत्याएं की इन लड़कियों ने अपने पतियों की या होने वाले पति की, तो कि अब वो सबला हैं। नारी सशक्तिकरण का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट या उसका जो सबसे अधिक प्रभाव वो इन्हीं सब घटनाओं में दिखाई देता है। तो आप भी एक बार ये एकम न्याय फाउंडेशन की साइट पर जाकर विज़िट करें। और मैडम दीपिका नारायण भारद्वाज ने इससे जो जो चीज़ें निकाली हैं, महिला हैं खुद वो, लेकिन उन्होंने बहुत ही स्पष्ट राय दी है, अपनी हर एक केस की विवेचना की है और हर एक से अपना एक निश्चित मत निकाला है कि ऐसा आखिर ये अचानक होने कैसे लगा 2-3 सालों में। लिहाजा मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि आप सावधानी रखिए, संयम बरतिए और जानकारी जरूर कर लीजिए। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।